नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। नमस्ते, कैसे हैं अंजू जी? आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैं ठीक हूँ सर। सर ये बताइए कि अब जो चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है और जम्मू कश्मीर में तो 2 ऐसी राजनीतिक पार्टियाँ जिनको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था कि वहाँ पर चुनाव हो। अब तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन सर जिस तरह के हालात जम्मू के हैं, आए दिन वहाँ पर घुसपैठ हो रही है, आतंकवादी वहाँ पर आ रहे हैं, हमला कर रहे हैं, हमारे कई जवान शहीद हो चुके हैं। इस माहौल में आपको लगता है शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा? बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा है। एक तो हमें ये जानना होगा, खास तौर से जम्मू कश्मीर की पृष्ठभूमि क्या है जब ये चुनाव घोषित हुए हैं। किन स्थितियों परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। तो अगर हम ये जानने की कोशिश करेंगे तो आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जम्मू कश्मीर एक बहुत ही विशेष राज्य रहा है 2019 तक। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने ही ये साहस किया था, ये साहसपूर्ण फैसला किया था कि इसका स्पेशल स्टेटस हमें ख़त्म करना है। देश के जो बाकी राज्य हैं वैसे ही अब जम्मू कश्मीर भी रहेगा। और जब तक इसको स्पेशल स्टेटस था, तब तक वहाँ पाकिस्तान का भी हस्तक्षेप था। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी तमाम तरह के प्रोपेगेंडाज जो हैं वो जम्मू कश्मीर को लेकर के करते थे। आतंकवादी, अलगाववादी और जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां थी वो भी पाक परस्ती दिखाती रहती थी। पत्थरबाजी आए दिन का काम होता था, निर्दोषों का खून बहाना आम आम आए दिन की बात होती थी। 5 अगस्त 2019 को बहुत कुछ बदला है, वहाँ के लोगों के नसीब बदले हैं और वहाँ ऐसे बहुत सारे लोगों को उनके मताधिकार से भी वंचित रखा गया था, जो वहाँ आकर के बरसों बरस से रह रहे थे। उनके बहुत सारे मूलभूत अधिकारों से उनको वंचित किया गया था। वो सारी चीज़ें जो हैं एक-एक करके बहाल हुई हैं। अंजू जी, उनके पेट में दर्द क्यों नहीं होगा जिन्होंने लोकसभा चुनाव में लंबी-लंबी कतारें देखी हैं, वहाँ पर एक जमहूरियत, एक लोकतंत्र का दर्शन किया है। और उन पॉलिटिकल पार्टियों को परेशानी क्यों नहीं होंगी जो 10-10% वोट पड़ता था और उसी में निर्वाचित होकर के उनके कैंडिडेट आकर के लोकसभा में बैठ जाते थे। लोकसभा चुनाव में 50% से अधिक औसतन वहाँ पर सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में मतदान हुआ है और जिस उत्साह से लोगों ने वहाँ पर मतदान में भाग लिया है, वो ये शो करता है कि अतीत में उनको किस तरीके से डरा करके, दबा करके, दहशत जदा करके रखा गया, उनको घरों से नहीं निकलने दिया गया। अब तो वहाँ के हालात ही बदल गए हैं। अब तो जम्मू कश्मीर का विकास देख करके, विकास की प्रक्रिया देख करके, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी के ऊपर बन गया है। वहाँ पर रेल जो है वो दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों को हर तरह की सुविधाएं इस समय प्रदान की जा रही हैं। वहाँ अलग-अलग सेक्टर में विकास होते हुए, ज़मीन पर उतरते हुए दिखाई दे रहा है। और डिलिमिटेशन के बाद जो सीटें बढ़ी हैं जम्मू क्षेत्र में भी और एक सीट घाटी में भी बढ़ी है, उसको लेकर के भी ये पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी परेशान दिखाई देती हैं। तो कुल मिलाकर के जो है जम्मू कश्मीर जिन स्थितियों परिस्थितियों में चुनाव में जा रहा है और वहाँ की जनता को जो अब ये हक मिलने वाला है कि वो अपनी चुनी हुई सरकार और चुने हुए मुख्यमंत्री को सचिवालय में बैठ कर के गवर्न करते हुए देखे, तो इनको परेशानियां हो रही हैं। परेशानियां किस लिए हो रही हैं? लोकसभा चुनाव में अनंतनाग सीट से उमर अब्दुल्ला हार जाते हैं और बारामूला राजौरी सीट से महबूबा मुफ्ती हार जाती हैं। दोनों ही कहते हैं कि हम तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल नहीं कर दिया जाता है। घर में कुछ और मामला है। महबूबा मुफ्ती के घर में क्या है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब्दुल्ला फैमिली में तो पिता पुत्र ही एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैं अभी जिंदा हूं, मैं तो चुनाव लड़ूंगा। बेटा कह रहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो
बहुत दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। जी। जो सर हाँ, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें जम्मू कश्मीर को लेकर के भारत के खिलाफ रची जाती रही, की जाती रही, उनकी भी हवा निकलते हुए देखेंगी अंजू जी आप इस चुनाव में। सर मैं अभी उमर अब्दुल्ला का एक बयान सुन रही थी। आपको भी खबर होगी कि 29 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। उनको बड़ा ऐतराज़ है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले इतने बड़े पैमाने पर क्यों बदलाव किया गया, क्यों ट्रांसफ़र किए गए। उन्होंने चुनाव आयोग से गुज़ारिश की है कि वो संज्ञान लें और पता करें क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र सरकार की जो पार्टी केंद्र में है बीजेपी, उसके लोग तो नहीं जिनको इन जगहों पर लगाया गया है। तो सवाल तो ये भी उठता है कि जो पहले थे क्या वो इनके थे? इसलिए एतराज हो रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त से ये सवाल पूछा गया हम्म। और उन्होंने उसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि आज सुबह हमें जानकारी मिली थी कि दो आईपीएस या एक आईपीएस और एक डीसी का तबादला हुआ है और कुछ निचले स्तर के कर्मचारियों का हुआ है। उनका कहना यह था कि चुनाव घोषणा से पहले अगर अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं तो उनको हम अवैध नहीं मानते, उनको हम गलत नहीं मानते। तो जो इनका रोना पीटना है जी 19 आईएएस के और इतने ये तबादले हो गए और पता नहीं कौन सा बवाल हो गया, आपका वैलिड प्रश्न है। जब आपके रिजिम में जब आपकी सरकार रहते हुए चुनाव होते थे और तब अधिकारियों के तबादले किए जाते थे, तो वो इसीलिए करते थे कि आप लोग के अपने मन मुताबिक वहाँ पर व्यवस्थाएं की जा सके और सरकारी मशीनरी का उपयोग और दुरुपयोग किया जा सके। दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा है कि हम बहुत बारीक नज़र रखते हैं। हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर हैं सबके लिए कि पूरी तरीके से आपको निष्पक्ष और तटस्थ रह करके पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने हैं। आप किसी भी पोस्ट पर हैं, अगर आप हमें पक्षपात करते हुए दिखाई दिए तो उन्होंने नहीं कहा लेकिन मैं कह रहा हूं नप जाएंगे आप, तो आपका तबादला उसी समय कर दिया जाएगा। और हमने देखा है लोकसभा चुनाव के समय भी कई राज्यों के डीजीपी चेंज हुए, कई राज्यों के गृह सचिव चेंज हुए, कुछ के तो मुख्य सचिव बदल दिए गए। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो चुनाव आयोग है वो दंतहीन नहीं है, उसके पास पावर होती है और वो जानता है कि कैसे चुनाव कराने हैं। जम्मू कश्मीर में अगर 3 चरणों में चुनाव हो रहा है और जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ महाराष्ट्र को नहीं रखा है, तो इसकी भी बड़ी वजह यही है कि जम्मू कश्मीर में चूंकि बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, भीतरी भी और बाहरी भी, तो उनसे निपटने के लिए 3 चरणों में मतदान कराइए और वहां पर उतना फोर्स डिप्लॉय कर दीजिए, उतनी व्यवस्थाएं कर दीजिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें होती हैं या सीमा पार की साजिशें होती हैं वो कामयाब ना होने पाए और लोग बिना डरे, बिना हिचक के, बिना संकोच के मतदान स्थल तक जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। सर, लोकसभा चुनाव के दौरान जिन लोगों के पेट में दर्द हो रही थी, जो सीमा पार बसे हुए हैं कि कैसे चुनाव हो रहे हैं, अब तो वहाँ पर राज्य के चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव जब हो जाएँगे सर, वहाँ पर अपनी सरकार होगी राज्य की, तब तो इन लोगों के पेट में और दर्द होगी और वो जो पाक परस्त है सर, फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट देखिए, हर दूसरे दिन पाकिस्तान से बातचीत का राग अलापते हैं। महबूबा मुफ्ती भी यही बातें करती रहती हैं। आपको लगता है कि इन चुनावों से कहीं न कहीं इनका बोरिया बिस्तर कहीं पूरी तरह से निबट ना जाए या फिर एक घाटी में सीमित होकर रह जाएँगे, कुछ ऐसा लगता है आपको? देखिए चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, इन सबको पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन बहुत हद तक मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरह के लोकसभा के रिजल्ट आए हैं, जम्मू और उधमपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। ऊपर घाटी में 2 सीटें एनसी ने जीती हैं, एक निर्दलीय जहाँ से उमर अब्दुल्ला हारे हैं और राशिद इंजीनियर जीते हैं, वो एक निर्दलीय ने जीती है। तो वहाँ का माहौल चेंज है और यही तो वजह है कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि तब तक, मतलब शर्तें लगा रहे हैं कि तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तब तक ये नहीं होगा, तब तक वो नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती का तो बोल ही नहीं निकल रहा है, गले में ही अटका हुआ है। उनकी तो समझ में आ रहा है कि अब पाक परस्ती चलेगी नहीं।
फारूक अब्दुल्ला थोड़े से चालाक हैं। हम्म। फारूक अब्दुल्ला ने उम्र देखी है। फारूक अब्दुल्ला ने पूरे उतार चढ़ाव देखे हैं, हर तरह की घटनाएं देखी हैं, दुर्घटनाएं देखी हैं। वो थोड़ा सा कभी पाक परस्ती दिखाते हैं, कभी हिंदुस्तानियत दिखाने लगते हैं, कभी कश्मीरियत दिखाने लगते हैं। तो चालाकी से ये सब कर लेते हैं मैनेज, और उनको शर्म भी नहीं आती है कि इन्होंने 20 दिन पहले क्या स्टेटमेंट दिया है, आज क्या दे रहे हैं। वो सब है, लेकिन जो आपका प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अंत नतीजा क्या होगा, अंत परिणाम क्या होंगे, और सरकार का चेहरा मोहरा क्या होगा। मेरा ये मानना है, डिलिमिटेशन के बाद, हम्म। बदले हुए जम्मू कश्मीर के माहौल के बाद, इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ कोई भी पार्टी अनदेखा नहीं कर पाएगी। और मुझे तो कई बार लगता है कि अब स्थिति परिस्थिति वहाँ ऐसी हो गई हैं कि बिना भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के वहाँ कोई सरकार बन पाएगी, मुझे लगता नहीं है। सर, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या लगता है आपको? दोनों साथ साथ आएंगे? हालांकि जो इंडी गठबंधन है इसमें तो साथ ही थे, तो लगता है आपको ये साथ साथ आएंगे? और पीडीपी के भी कोई चांसेस है इनके साथ आने के, या आमने सामने रहेंगे जैसे लोकसभा चुनाव में थे? देखिए, पीडीपी को हराया एनसी कैंडिडेट ने। हम्म। वो एक ही सीट तो मांग रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस से। नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके लिए एक सीट भी लोकसभा चुनाव में छोड़ने को तैयार नहीं थी। अगर वो सीट छोड़ दी जाती महबूबा मुफ्ती के लिए तो वो लोकसभा की सदस्य होती, और वो अभी भी इंडी गठबंधन का हिस्सा होती। औपचारिक तौर पर तोड़ने का ऐलान किसी ने नहीं किया, जैसे ममता बनर्जी ने भी नहीं किया आज तक, और वो अलग चुनाव लड़ी पश्चिम बंगाल में। कांग्रेस को उन्होंने घास ही नहीं डाला। इसी तरीके से मुझे लगता है कि जैसी भी मरी गिरी हालत में है, कुछ क्षेत्रों में अभी भी पीडीपी का थोड़ा बहुत बेस है, तो वो उतनी शक्ति बटोरने के लिए चुनाव तो लड़ेंगी। अगर चुनाव का बायकॉट करेंगी तो इरिलीवेंट हो जाएंगी, कोई किसी का इंतजार करता नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने और एनसी ने मिलकर के लड़ा था। 3 सीटों पर एनसी लड़ी थी, 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी। तो मुझे लगता है कि गठबंधन इस बार भी इनका होगा, मजबूरी का गठबंधन होगा, क्योंकि इनको लगता नहीं है कि अकेले अकेले लड़ करके ये कहीं किसी मंजिल पर पहुंचेंगे, या कुछ लक्ष्य हासिल कर पाएंगे, या सरकार भी बना पाएंगे। इसलिए साथ साथ मिलकर के लड़ना, सीटों पर द्वंद्व होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी तो कम से कम वहाँ मिलकर के लड़ते हुए दिखाई देंगे। जम्मू का पूरा जो रीजन है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का व्यापक जनाधार है, वहाँ पर इन लोगों का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, आई डाउट के ये लोग कुछ कर पाएंगे। नीचे पूरे इलाके में कांग्रेस का थोड़ा बहुत है, अभी भी है, तो जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहेगी कि घाटी की तरफ अधिकांश सीटों पर वो लड़े, और जम्मू क्षेत्र में, उधमपुर क्षेत्र में, नीचे जितना भी इलाका है जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव क्षेत्र है, वहां पर कांग्रेस लड़े। लेट अस सी क्या होता है। सर, गुलाम नबी आजाद की जो पार्टी है उसको कहाँ देखते हैं आप, कहाँ आंकते हैं? गुलाम नबी आजाद, एक तो उम्र हो रही है, दूसरी बात यह है कि वो बहुत असमंजसपूर्ण राजनीति करते रहे हैं। 5 अगस्त 2019 का वो दिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, जब अमित शाह ने अमेंडमेंट बिल पेश किया था, और उसके बाद चर्चा हुई थी दोनों सदनों में। तो हमें नहीं भूलना चाहिए गुलाम नबी आज़ाद ने किस किस तरह के बयान उस समय पार्लियामेंट में खड़े होकर के दिया था, किस तरीके से इनको कोसा था। और बाद में हमें वो क्षण भी याद हैं जब वो राज्यसभा से अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद विदाई ले रहे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंखों में आंसू भरते हुए उनके एक घटना के कंट्रीब्यूशन और उनकी जो दरियादिली थी, गुजरातियों की एक बस पर अटैक हुआ था जिसमें कई गुजराती परिवार जो हैं वो मारे गए थे, और उस समय गुजरात में चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हुआ करते थे,
और गुलाम नबी आज़ाद ने एज चीफ मिनिस्टर उनको दर्दनाक वारदात और उन परिवारों का रुदन बताया था और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से एक बीएसएफ का या सीआरपीएफ का जहाज मंगा करके अहमदाबाद तक छोड़ने की व्यवस्थाएं की थी, हवाई अड्डे तक खुद पहुंचे थे। तो वो दो घटनाएं इनके असमंजस को दर्शाती हैं। अंदर से ये ह्यूमन बीइंग हैं, ये तो स्पष्ट होता है उस घटना से, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर के जिस तरह की राजनीति करते रहे, और ये क्या कांग्रेस जिस तरह की राजनीति करती रही, या फारूक अब्दुल्ला की पार्टी या पीडीपी जिस तरह की राजनीति करती रही, या वो उस खोल से कभी बाहर निकल नहीं पाए। और वहां की कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं इन लोगों के लिए, ये उस राजनीति से बाहर निकल भी नहीं पाएंगे। जो स्टैंड ये अतीत में लेते रहे हैं, जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं, खतरनाक राजनीति करते रहे हैं, उससे निकलना इनके लिए आत्महत्या करने के समान होगा। इसीलिए कई बार हम महबूबा मुफ्ती को देखते हैं, वही पाक परस्ती के बयान, फारूक अब्दुल्ला को देखते हैं, पाक परस्ती के बयान। तो वहां से एक किस्सा मैं कभी कभी सुनाता हूं। जी। पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रताप सिंह कैरो, अपने काफिले के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक से उनके काफिले के आगे एक हिरन आ जाता है सड़क पर और वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है, सड़क पर गिर जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी वानी डाला जाता है, काफिला रुक जाता है, चीफ मिनिस्टर पहुंचते हैं, बाकी लोग भी पहुंचते हैं, वो उनसे पूछने लगते हैं, बताओ ये क्यों मरा? तो कोई कुछ सवाल जवाब देता है, कोई कुछ जवाब देता है, लेकिन प्रताप सिंह कैरो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये एक्चुअल में फैसला नहीं कर पाया कि इसको राइट की तरफ जाना है या लेफ्ट की तरफ जाना है। फैसले में देरी हो गई, इसलिए ये मर गया, चपेट में आ गया। तो गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोगों का हस रोस हिरण जैसा ही होता है, जो ये फैसला ही नहीं कर पाते हैं कि उनको राष्ट्रवादी बनना है या जम्मू कश्मीर की टिपिकल राजनीति तक ही अपने आप को सीमित करके रखना है। तो इसलिए गुलाम नबी आज़ाद कोई इस चुनाव में भी परफॉर्मेंस कर पाएंगे, रिजल्ट दे पाएंगे या सीटें जीत पाएंगे, आई डाउट। सर, बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी रही? क्योंकि घाटी में तो बीजेपी का बहुत ज्यादा जनाधार नजर नहीं आता है। जम्मू रीजन में तो 43 सीटें हैं, तो आपको लगता है कि बीजेपी को जी जान से जम्मू रीजन में ही अपनी ताकत झोंकनी पड़ेगी? और हो सकता है छोटी छोटी कुछ एक पार्टियां ऐसी हैं कश्मीर घाटी में जो बीजेपी के साथ आगे चलकर गठबंधन करें या पहले गठबंधन करें। क्या स्ट्रेटजी बीजेपी की आपको दिखती है? देखिए, एक दौर था जब भारतीय राजनीति में एक लंबे समय तक बीजेपी को अछूत करके छोड़ दिया गया था, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ आती नहीं थी। अटल जी का जो शुरू का 13 दिन का कार्यकाल था वो, और जो 13 महीने का कार्यकाल था उसमें भी उनको उसी अछूतपन की वजह से सत्ता से बाहर होना पड़ा था। लेकिन बाद में हम देख रहे हैं कि अब कोई भारतीय जनता पार्टी को अछूत नहीं मानता है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में तमाम तरह की जो धारणाएं बना दी गई थी, ये तो सांप्रदायिक पार्टी है, ये सत्ता में आ गई तो देश टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा, एकता अखंडता का क्या होगा, सांप्रदायिक सौहार्द का क्या होगा, धर्मनिरपेक्षता का क्या होगा, वो सारे जितने परसेप्शन थे एक एक करके टूट चुके हैं। घाटी में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं, लेकिन जिस जम्मू संभाग की आप बात कर रही हैं वो उसका स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, क्षेत्र है, वहां से उसको निर्णायक ताकत मिलती रही है, इस बार भी मिलेगी। घाटी में भी अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिस तरह के परसेप्शंस क्रिएट किए गए थे वैसा नहीं है। अब लोगों ने वहां भी तिरंगे उठाने शुरू किए हैं, अपने घरों पर लगाने शुरू किए हैं। जिस लाल चौक पर कभी शाम को 6-7 बजे भी लोग जाते हुए डरते थे, वहां अब रात को 9 बजे 10 बजे तक भी मेले लगते हैं, लोग जाकर के वहां एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। और डल झील पर भी और दूसरी जगहों पर भी अब अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि ये जो बदला हुआ जम्मू कश्मीर है, इसमें अब हमारा कारोबार, हमारा व्यापार, होटल इंडस्ट्री भी और दूसरे तमाम पर्यटन से जुड़े हुए
जितने भी आपके यातायात के क्षेत्र हैं, सेक्टर हैं, वो सब भी राहत की महसूस सांस ले रहे हैं। और जिस तरीके से सीमा पार से जो बदतमीजियां हुआ करती थी, घुसपैठ हुआ करती थी, जो कत्लेआम कराया जाता था उनको टारगेट और टास्क दे करके, जिस तरीके से यहाँ स्लीपर सेल्स से यहाँ जिस तरीके से उनको संरक्षण मिलता था, तो वो सब चीजें अब नियंत्रित हुई हैं। पूरी तरह खत्म हुई हैं ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत हद तक नियंत्रित हुई हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद भी हमने और आपने देखा है, जिस दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे नरेंद्र मोदी 9 जून को, उसी दिन रियासी में जो है एक तीर्थ यात्रियों की बस पर अटैक किया गया और उसके बाद लगातार 3 दिन तक अटैक हुए, कठुआ में भी, दूसरी जगहों पर भी। और उसके बाद भी हम देख रहे हैं रह रह करके वो सब हो रहा है। वो किस लिए हो रहा है? ताकि लोगों में एक बार फिर दहशत का आलम पैदा किया जा सके। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 50% से अधिक टर्नआउट हुआ है, उसको लेकर के सबकी नींद हराम है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोपेगेंडिस्ट रहे हैं जम्मू कश्मीर के या पाकिस्तान के भी और विदेश के भीतर भी, उन सब की भी नींद उड़ी हुई है। और अब जो भी नतीजे होंगे, जो भी आगे रणनीति होगी भारतीय जनता पार्टी की, वो भी सामने आ जाएगी रिजल्ट आने के बाद 4 अक्टूबर को। पर मैं ये कह सकता हूं दोबारा से उसको अंडरलाइन करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन में भूमिका रहेगी। सर, जम्मू कश्मीर से निकलकर अगर हम हरियाणा की तरफ जाएं, हरियाणा में क्या लग रहा है आपको? वहां पर तो एक ही चरण में चुनाव होना है 1 अक्टूबर को। वहां पर बीजेपी हैट्रिक लगाने की दिशा में आगे बढ़ती दिखती है आपको या नहीं? देखिए, जो चुनावी इतिहास है हरियाणा का, वो तो ये है कि निरंतरता में 2 बार तो सरकारें बनी हैं वहां, तीसरी बार किसी की सरकार नहीं बनी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2004 में चुने गए थे, फिर 2009 में चुने गए। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2014 में चुनी गई, 2019 में चुनी गई। और ये बड़ा कोइंसिडेंट है कि 2009 में कांग्रेस को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, उसको भी दूसरे दलों और निर्दलियों का सहयोग लेना पड़ा था। और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, 40 सीटों पर अटक करके रह गई थी। 2014 में 2009 में इंडियन नेशनल लोकदल की 30-31 सीटें आ गई थी। और 2019 में अगर आप देखें तो कांग्रेस की भी लगभग इतनी ही सीटें आ गई थी, लेकिन वो बहुमत से काफी दूर रह गई थी। ये चुनाव बहुत अहम इसलिए भी होने वाला है कि हरियाणा के बारे में एक और परसेप्शन है कि जो केंद्र में सत्ता में रहता है, हरियाणा उसके साथ जाता है। ये हमने 2004 में भी देखा, 2009 में भी देखा, 2014 में भी देखा और 2019 में भी देखा। तो क्या इस बार इतिहास बदलने जा रहा है? क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनने जा रही है? और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं कि कांग्रेस के भीतर इस समय जो जूतम पजार चल रही है, जो टांग खिंचाई चल रही है, जिस तरीके से एक दौर था 2004 में जब भजनलाल प्रदेश अध्यक्ष जरूर थे, लेकिन उनके खिलाफ ये लामबंद हो गए थे। उसमें सुरजेवाला का परिवार, उसमें हुड्डा का परिवार, उसमें बंसीलाल का परिवार, उसमें जितने भी दूसरे आपके वहां पर वंशवादी परिवार हैं कांग्रेस के, वो सब एकजुट। वो यहाँ तक के कैप्टन अजय यादव और आपके राव इंद्रजीत सिंह, ये सब गैंगअप हो गए थे भजनलाल के खिलाफ। तो 67 सीटें मिली थी तब कांग्रेस पार्टी को 90 के सदन में। तो ये सब ये पहुंच गए थे हाईकमान के पास कि भजनलाल को नहीं बनाया जाना चाहिए, आप चाहे जिसको बना दो। तो भूपेंद्र हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, भजनलाल और उनके छोटे बेटे ने मिलकर के एक अलग पार्टी बनाई। और फिर वो कैसे इधर उधर गए और कैसे अब भारतीय जनता पार्टी की शरण में आ गए, बीच में कांग्रेस में भी चले गए थे, वो एक अलग किस्सा है, उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार को ही
रेवड़ियां दी जा रही हैं बार बार। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनीपत और रोहतक से हार गए थे। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र को राज्यसभा में भेज दिया गया था। अभी 2000 वो रोहतक से फिर चुने गए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाह रहे हैं कि तीसरी बार उनको ही मुख्यमंत्री जो है चेहरा बनाकर कांग्रेस आगे पेश करे, और रणदीप सुरजेवाला हो, कुमारी सैलजा हो या दूसरे चेहरे हों, वो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। किरण चौधरी तो इतनी नाराज थी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से रावधान सिंह को टिकट दिया गया, उनकी बेटी को नहीं दिया गया, कि वो तो छोड़ करके अब भारतीय जनता पार्टी की हो गई हैं। अभी चुनाव का ऐलान हुआ है, अभी खेल शुरू होने वाला है कांग्रेस के भीतर, और भारतीय जनता पार्टी भी इसका इंतजार कर रही है। नंबर 2, जो मूल सवाल आपने पूछा है कि क्या तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी वहां खेल कर जाएगी, तो मुझे लगता ये है कि जाट वोट इस बार भी बटेंगे। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी भी कुछ एरिया में अपना प्रभाव रखती है। जेजेपी कितना प्रभाव इस बार दिखा पाएगी, आई डाउट, पर भारतीय जनता पार्टी को भी जाटों के एक वर्ग के वोट तो मिलते ही रहे हैं, और अलग अलग पॉकेट में जो नेता हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के, उनका अपना प्रभाव रहता है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार को और कांग्रेस को अगर हम कहें, तो वो जाटों का कितना जंग जाएगा, कितना प्रतिशत जाएगा, ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह की राजनीति की गई है, पहलवान बेटियों को जिस तरीके से जंतर मंतर पर बैठाया गया, नारेबाजी की गई, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कराई गई, जिस दिन नई पार्लियामेंट का उद्घाटन था उस दिन भी ड्रामा कराया गया, बजरंग पूनिया से लेकर के और साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को जिस तरीके से भिड़ाया गया पुलिस से, और उन्होंने जो फुल ड्रामा किया, उसके चित्र जिस तरीके से अभी तक ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीतिक फायदे के लिए, उस सब के मद्देनजर जो गैर जाट वोट हैं वो भी एकजुट हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो अगर ये जो 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, वही अगर इस बार भी चला, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभर सकती है। और सर, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ जो ध्यान दिलाया कि हरियाणा उसी के साथ जाता है जिसकी केंद्र में सरकार होती है, और दो बार के उदाहरण आपने दिए, और तीसरी बार 2024 में भी केंद्र में बीजेपी है, तो इस बार आसार बीजेपी के हरियाणा में आने के ज्यादा है। लेकिन सर, जैसे आपने जाट वोटों की बात की, विनेश फोगाट को लेकर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने स्टेटमेंट दिया था कि उनको मेडल वीर की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो उस वक्त एक तबके ने यह भी कहा था कि बीजेपी भी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, जाट वोट जो उनसे छिटक कर जा चुका है या नाराज है उनसे, उसको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। एक तो मैं आज तक ये समझ नहीं पाया, वैसे मैं चंडीगढ़ भी रहा, अमर उजाला का जब एडिशन शुरू हुआ तो मैं ही प्रभारी था, मैं हरियाणा में भी 16-17 साल 18 साल रहा हरिभूमि के एडिटर के तौर पर, और मैं हरियाणा को बहुत नज़दीकी से जानता पहचानता भी हूँ, वहाँ के मिजाज को भी जानता पहचानता हूँ। एक तो जाटों के वोटों की ठेकेदारी जो है वो किसी एक नेता के पास वहाँ है नहीं, और विनेश फोगाट या बजरंग पूनिया या केवल ये फोगाट परिवार बलाली का जो चरखी दादरी जिले में है, केवल इनके साथ ही पूरा जाट वर्ग है, ये जो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही गलत तरीके से चीज़ों को पेश करने की जो हमारे यहाँ परिपाटी विकसित कर ली गई है उसी का नतीजा है। जैसे मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मेरठ जिला है मेरा, अब इसको पूरे को जाटलैंड कह दिया जाता है। इसी तरीके से हरियाणा में कुछ जिलों को जोड़ करके उसको जाटलैंड कह दिया जाता है। मतलब ये क्या है? ये दिमागी बीमारी है या अज्ञानता है? मतलब वहां पर केवल जाट हैं और कोई है ही नहीं। अगर केवल जाट होते तो 2019 में अरविंद शर्मा ने रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को कैसे हरा दिया, या सोनीपत में उनके पिताजी और 2 बार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे हार गए थे।
और वो भी 1.5 लाख मतों के अंतर से हार गए थे। तो ये सब चीजें के साथ ये विनेश फोगाट जो है वो जाट आइकॉन है। अरे भाई वो भारत की एक खिलाड़ी है, नो डाउट, बहुत अच्छी पहलवान रही है, बहुत अच्छी रेसलर रही है, उनके नाम के आगे बहुत शानदार उपलब्धियां हैं। लेकिन जिस तरीके से बेशर्मी के साथ कांग्रेस ने इस परिवार का, खास तौर से बलाली के इस फोगाट परिवार का मिसयूज किया है और इन्होंने मिसयूज होने दिया है, वो भी पूरा हरियाणा देख रहा है और खास तौर से गैर जाट तो देख ही रहे हैं। और केवल इन्हीं का नहीं अंजू जी, हम भूल जाते हैं कई बार जब विश्लेषण करते हैं, वो जो 13 महीने का दिल्ली में आंदोलन किया गया था किसानों के नाम पर, उसमें भी जाटों के एक वर्ग को, खापों को उकसाया गया था, बहलाया गया था, भेजा गया था। और वो भेजने वाले कौन लोग थे? यही कांग्रेसी थे, यही मैनेज कर रहे थे। पूरा टीकरी बॉर्डर जो है वो ऐसे ही लोगों से पटा पड़ा था। और जो घटनाएं उस समय भी हुई थी और उसके बाद भी हुई हैं, ये सब शो करता है कि जिस तरीके से 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा पर शासन किया है और एक गैर जाट मुख्यमंत्री बना करके शासन किया है, पहले एक पंजाबी को और बाद में एक सैनी को वहां चीफ मिनिस्टर बनाया, इसको लेकर के कांग्रेस एक अलग तरह की राजनीति करने की कोशिश करती रही है और इसी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा तीसरी बार भी। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो बयान याद कीजिए, विनेश फोगाट को लेकर दिया था कि हम तो उनको राज्यसभा भेजना चाहते हैं लेकिन हमारे पास तो सीटें ही बहुत कम है। तब विनेश फोगाट के कोच जो है, महावीर फोगाट जो उनके चाचा भी हैं, उन्होंने उनकी मोलती बंद कर दी थी कि ये क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। पहले तो इन्होंने गीता फोगाट वगैरह का नाजायज फायदा उठाया, उनके नाम पर राजनीति की, और अब विनेश फोगाट के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आपने एक अच्छा प्रश्न किया और मेरी यादें वापस वहां ले गई। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मैं गया था बलाली, गीता और बबीता से मेरी मुलाकात हुई थी, उस समय मैंने उनके इंटरव्यूज किए थे और उस समय का पूरा घटनाक्रम मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। इन्होंने घोषणा कर रखी थी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जो मेडल जीतेंगी उनको हम डीएसपी बनाएंगे, जीतेंगे या जीतेंगी। और उस समय आपको याद होगा जो एक T20 का मैच जीते थे तो उसमें हरियाणा के ही एक बॉलर थे, उनको बाद में डीएसपी बनाया था इन्होंने। उनका नाम एकदम मैं दिमाग से निकल रहा है। जोगिंदर, अगर मुझे याद आ रहा है, जोगिंदर। हाँ, जोगेंद्र शर्मा, यस, उनको डीएसपी बनाया था। एक और लड़की को भी डीएसपी बनाया था जो पर्वतारोही थी, ममता सोधा, वो माउंट एवरेस्ट जीत करके आई थी। लेकिन जब इन दोनों बहनों ने, एक ने गोल्ड जीत लिया और एक ने सिल्वर जीत लिया, तो इनको डीएसपी नहीं बनाया गया, एक को इंस्पेक्टर बना दिया गया, एक को डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिया गया। क्यों किया ये खेल भूपेंद्र हुड्डा ने? क्योंकि उस समय ये बलाली परिवार इंडियन नेशनल लोकदल यानी ओम प्रकाश चौटाला के करीब था। तो इनको लगा कि चूंकि ये तो इंडियन नेशनल लोकदल के सपोर्टर हैं, इसलिए इनको डीएसपी मत दो। इसलिए महावीर फोगाट ने इनको याद दिलाया है, नसीहत दी है, इनकी बोलती बंद की है कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था अपना हक लेने के लिए और तब वो डीएसपी लगाई गई थी। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं किया। और इससे भी बड़ा सवाल मैं खड़ा करने वाला हूं, अगर आप राज्यसभा देना ही चाहते थे विनेश फोगाट को, तो जब 2019 में दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा का चुनाव हार गए थे और उनको कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में भेज रही थी, तो तब घोषणा करते ना कि नहीं मेरा बेटा नहीं जाएगा, विनेश फोगाट को भेजेंगे हम। तब तो विनेश फोगाट याद नहीं आई आपको। अब चूंकि विधानसभा चुनाव हैं और आपको मौका दिखाई दे रहा है, तो आप विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजने की बात कर रहे हैं। तो ये दोगलापन चलता नहीं है साहब। लोगों की स्मृतियां इतनी भी दोषपूर्ण नहीं है कि उनको चीजें याद नहीं रहती हैं। सर, दिल्ली के सुपर कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी ने मोर्चा संभाला हुआ है हरियाणा में। क्या लग रहा है आपको, आम आदमी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में अपनी छाप छोड़ पाएगी? नहीं, हरियाणा में उनका कोई लेना देना है नहीं। उनका गठबंधन भी किसी से होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है।
इंडियन नेशनल लोक दल का ऑलरेडी बीएसपी से गठबंधन हो गया है। तो मुझे लगता नहीं ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, जिनको मेन पार्टियों से टिकट नहीं मिलते हैं, कई बार वो इधर उधर किसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेने और चुनाव लड़ने के लिए धक्के खाते फिरते रहते हैं। तो टिकट देने की एवज में जो आमदनी होती है, बस उसके लिए ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और चूंकि राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो गए थे, तो इनको लगता है कि कोई आधा % पूरे राज्य में वोट मिल जाए, 1% मिल जाए तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जो राष्ट्रीय पार्टी के लिए अर्हताएं होती हैं 4.5% की शायद या 6% की, वो अगर किसी तरीके से बनी रहे तो बहुत है। बाकी इनको कोई गलतफहमी वैसे नहीं होगी अंदर खाते के ये कोई हरियाणा में गुल खिलाने जा रहे हैं। कोई एक भी कैंडिडेट जीत जाए इनका तो मुझे उस पर भी आश्चर्य होगा। सर, इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया है, वहां पे फिर से कहा है कि वो हरियाणा की महिलाओं को 1,000 रुपया हर महीने देंगे। ये ऐलान 2022 में इन्होंने पंजाब में भी किया था। आज तक पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपया नहीं मिला है हर महीने, वो इंतजार कर रही हैं। दिल्ली में अभी इसी साल जब बजट पेश किया गया था, तो 1,000 रुपया देने का वादा किया था। फिर केजरीवाल 2 जून को जब गए थे तिहाड़ जेल सरेंडर करके, तब कहा था मैं वापस लौट कर दूंगा 1,000 रुपया हर महीने। तो अभी इन दोनों जगह नहीं मिला, लेकिन हरियाणा में भी ये लॉलीपॉप इन्होंने दे दिया है। अंजू जी, 5 राज्यों के चुनाव हुए थे दिसंबर 2023। उनमें से 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, इन्होंने 205 कैंडिडेट खड़े किए थे। सबकी जमानत जब्त हो गई थी। नोटा से भी 50% कम वोट मिले थे आम आदमी पार्टी को। इसके बाद लोकसभा चुनाव हुए। ये 22 सीटों पर चुनाव लड़े। 13 की 13 पंजाब की, 1 कुरुक्षेत्र हरियाणा की, 2 गुजरात की, भरूच और भावनगर, और 4 दिल्ली की। केवल 3 सीटें पंजाब में जीत पाए, बाकी सब जगह चुनाव हार गए। इसका मतलब ये है कि पानी उतर चुका है। इसका मतलब ये है कि ये जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कह रहे थे कि शिक्षा क्रांति के जनक को गिरफ्तार कर लिया गया, और मोहल्ला क्लिनिक, विश्व स्तरीय मोहल्ला क्लिनिक के जनक सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब लोग समझ चुके हैं झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। शराब में घोटाला किया है, पैसा ऐंठा है, मनी लॉन्ड्रिंग का सारा मामला जो है वो ईडी और सीबीआई रख चुकी है अदालत के सामने। आरोप पत्र पेश हो चुके हैं, डिवाइसेज तोड़े गए हैं दस्तावेजों को छुपाने के लिए, कन्वर्सेशन को छुपाने के लिए, सब मिट्टी डालने के लिए। तो लोगों को पता है कि ये आए थे अलग तरह की सरकार देने के लिए, अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतर करके आए थे, अन्ना के गर्भ से पैदा हुए थे, आंदोलन के गर्भ से पैदा हुए थे। और यहाँ आकर के जो इन्होंने गंदगी फैलाई है, इन्होंने तो सबको पीछे छोड़ दिया। इसलिए जो भी ये घोषणाएं करते हैं कि हम ये भी दे देंगे, हम ये भी दे देंगे, हम वो भी दे देंगे, मुझे लगता है कि अब लोगों का इनसे मोह भंग हो चुका है, इनकी असलियत निकल करके सामने आ चुकी है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल बार बार हाथ पैर मार रहे थे कि किसी तरीके से इन चुनाव से पहले मैं बाहर आ जाऊं और इन चुनाव में कुछ जाकर के परिवर्तित करने की कोशिश करूं लोगों का माइंडसेट। वो तो नहीं आए, मनीष सिसोदिया आ गए हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं और इनका कितना प्रभाव होगा। मैं तो देख करके बड़ा हैरान परेशान था। आतिशी मारलेना इनकी जगह एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और वो इनकी रिहाई के बाद दिल्ली के स्कूलों में इनको साथ लेकर के जा रही हैं, इनके गले में मालाएं डलवा रही हैं। ये आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं कि जो शराब घोटाले में, भ्रष्टाचार में 1.5 साल तक जेलों में बंद रखे गए हैं, उनके बाहर आने के बाद उनकी प्रशस्ति की जा रही है, उनको सम्मानित करवाया जा रहा है। किस लिए? कि भ्रष्टाचार करके ये जेल गए थे, इसलिए इनका सम्मान करो। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने इसीलिए कहा था कि ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है देश में कि भ्रष्टाचार करो, घोटाले करो और उनका महिमा मंडन भी करो, ये बेहद खतरनाक है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि फूट फूट कर रो भी रही थी वो दिल्ली में बहुत अच्छी शिक्षा प्रणाली के जनक जब रिहा होकर आए थे।
तो ये दोगलापन तो है आम आदमी पार्टी का सर, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ते हुए पैदा हुई थी पार्टी, आज वो भ्रष्टाचार में ही लिप्त है, नए-नए घोटाले उनके सामने आ रहे हैं। लेकिन सर 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर और वहाँ क्या-क्या समीकरण बनेंगे, किस-किस तरह का बदलाव वहाँ पर हो सकता है, इसको लेकर आपने विस्तार से जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला सर, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।